जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अक्षय झा में। कैसे हो हमारे 10th के सुपरस्टारों? आ गया हूं मैं। फेडरलिज्म का जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट करा था उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने पीछे देखा था। आज के इस वीडियो में मैं मस्त मक्खन मलाई की तरह पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा इसी वीडियो में याद करवा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज फेडरलिज्म। इसमें जो भी चीजें आएंगी वो सब हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल देसी अंदाज में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो अगर YouTube ये वीडियो देख ही रहे हो YouTube में तो 5 मिनट तक कम से कम देखना। मैं पूरा फेडरलिज्म क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये कमिंग टुगेदर क्या होता है और ये होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, ये यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, मैं ये सब कुछ यही समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था। फेडरलिज्म क्या होता है उसकी भाषा में? फेडरलिज्म जो है व्हेन अ कंट्री डिवाइड इट्स पावर इनटू द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को टायर भी कहा जाता है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आपको कहीं कहीं पे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स भी देखने को मिलेगा। तो आप ये मत समझना ये कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कहां से आ गया, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंट लेवल, तो लेवल भी वही है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट तो वो भी वही है। यानी कि जब एक कंट्री, व्हेन अ पावर ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है जब देश में जो कंट्री का जो पावर होता है वो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को शेयर कर दिया जाता है। अच्छा, आप लोगों को कहानी तो याद ही होगा, श्रीलंका और बेल्जियम का। याद है ना? श्रीलंका ने क्या किया था? सिंगलीज लोगों ने कहा कि ना ना, हम तो मेजोरिटी में हैं, हम काहे पावर शेयर करेंगे। तो सिंगलीज ने पावर शेयर किया नहीं, लेकिन बेल्जियम ने ना समझदारी दिखाई। उसने क्या करा? उसने पावर को शेयर करा। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, देखो बेल्जियम में ना था तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो पहले भी थी, लेकिन उनके पास ना पावर नहीं हुआ करता था। तो 1993 में बेल्जियम ने पावर जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट को दिया, निचले लेवल के गवर्नमेंट को दिया, और पावर डिस्ट्रीब्यूट करते ही बेल्जियम का मानो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया हो। लेकिन वहीं श्रीलंका में क्या हुआ? सिंगलीज ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हम पावर शेयर नहीं करेंगे, और बाद का रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले, यानी इसको रिकॉल, श्रीलंका और बेल्जियम का केस देखने के बाद हम लोग अब यहां पर समझेंगे फेडरलिज्म में सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स के बारे में। जैसे देखो, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? जो भी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ऊपर लेवल का जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो नीचे लेवल का, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वो अपने निचले लेवल के गवर्नमेंट को कुछ पावर दे देती है। तो वही इसी तरीके से फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास कौन सा पावर रखेगी और बाकी जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं उनको कौन सा पावर देगी। तो देखो होता क्या है, होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज होती है, नेशनल इंटरेस्ट का जो चीज होता है, जो पूरे देश के इंटरेस्ट का चीज होता है, वो अपने पास रखती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, सुरक्षा तो सबको चाहिए, सिक्योरिटी, सारे जितने भी एक कंट्री के अंदर जितने स्टेट्स हैं सबको सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी का जो मैटर जो भी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। पैसा 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 तो सबको चाहिए ना, सारे स्टेट को पैसा चाहिए ना। तो जो करेंसी होगा, बैंक तो हर जगह चाहिए ना, करेंसी हुआ, बैंकिंग हुआ, सिक्योरिटी हुआ, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। और उसके बाद जो दूसरे लेवल पर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझे, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहां, समझा देता हूं। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन करने का तरीका, किस तरीके से शासन किया जाता है उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है
वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए कि स्टेट में कैसे चलेगा, स्टेट का रोड कहां से रहेगा, ट्रैफिक कैसे मैनेज होगा, देश में एग्रीकल्चर कैसे होगा, इन सारे चीजों को मैनेज करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो इस तरीके से जनरली जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और उसके बाद जो है जो स्टेट के इंटरेस्ट की जो भी चीजें होती है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग यहां पर समझेंगे प्रोविंस, स्टेट, लोकल, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब जो दोनों को जो पावर मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास अपना अपना पावर है, अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। अच्छा, एक चीज समझ लो, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार, यानी कि पावर हुआ कि क्योंकि कुछ मैटर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होता है, और कुछ जो मैटर होता है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके पास पावर होता है। दोनों अपना अपना पावर बहुत अच्छे से यूज करते हैं और दोनों खुश रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो पूरी दुनिया में ना दो तरह के मेनली कंट्री होते हैं। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो अपना पावर डिवाइड नहीं करते हैं, जिसको कहा जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं, सॉरी, कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो वर्टिकल फॉर्म में पावर को डिवाइड कर लेते हैं, उनको कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर वाले, फेडरल कंट्री माना जाता है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट में ज्यादातर एक ही पार्टी होती है, नहीं तो एक पार्टी के ही बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं। होते तो सबसे ऊपर एक ही पार्टी है, और एक जो सबसे ऊपर जो पार्टी होगी, एक जो गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो भी ऑर्डर देगी ना, उस ऑर्डर को उनको फॉलो करना पड़ता है, ये तो उनको करना ही पड़ता है। वहीं पे जब आप बात करोगे स्टेट गवर्नमेंट का, वहीं पे अगर आप बात करोगे फेडरल गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में वैसा नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑलवेज। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है ना, फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होता है कुछ चीजों पर अपना। फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है कुछ मामले में डिसीजंस को लेने के लिए। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट जहां भी होगा, जिस देश में यूनिटरी गवर्नमेंट होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही पूरे देश में होगा। लेकिन जहां भी फेडरल होगा वहां तो सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। तो कुछ मामलों में अगर स्टेट को लगेगा जो उनके अंडर जो चीजें आती है उस चीज पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानेगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में। उसके बाद अब हम लोग आगे समझते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं कैसे 5 मिनट में सब अभी याद करवा देता हूं। सॉरी, थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा, समझ सकते हो आप लोग। सॉरी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं मस्त तरीके से कि जो फेडरलिज्म है उसका फीचर्स क्या क्या होता है। फीचर्स का मतलब समझते हो? फीचर्स का मतलब ये होता है गुण, किसी भी चीज का गुण कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। तो फेडरलिज्म जो है वो क्या है? पहली चीज, फेडरलिज्म ये कहता है कि कोई भी देश में ना 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए मिनिमम, तभी वो फेडरलिज्म है। तो पहला फीचर ध्यान में रख लेना। पहला फीचर क्या है भाई? द पावर मस्ट बी डिवाइडेड विद द 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये पहला फीचर है। अच्छा चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। पावर तो डिवाइड कर दिया, लेकिन किस चीज में किसका पावर रहेगा, किस चीज में किसका पावर नहीं रहेगा, ये तो पता ही नहीं है। अरे भैया, इसकी भी व्यवस्था है। फेडरलिज्म का दूसरा फीचर्स कहता है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, ये थोड़ा इंग्लिश हो गया, मतलब ज्यूरिसडिक्शन। देखो, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र समझते हो ना, जहां तक हमारा पावर है, जो अधिकार की चीजें होती है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल अभी बता रहा हूं। आप लोग 10th में स्कूल जाते होगे, सब लंच बॉक्स लेके जाते हो। अब देखो, सबका अपना अपना अधिकार है कि सब अपना अपना लंच बॉक्स तो, मतलब अपना लंच तो कर ही सकता है। अब सही मायने में देखो, दूसरे का लंच ले लेना ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है।
अब दोस्ती यारी में अब एक दो मतलब खा लिया तो चलो वो ठीक है। तो इसी को कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। पुलिस आपको घर के बाहर अरेस्ट कर सकती है, आपके घर में नहीं आ सकती, क्यों? वो उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। तो हमारा फेडरलिज्म का पहला फीचर्स कहता है कि कंट्री में जो पावर है दैट शुड बी शेयर विद द मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा फीचर्स कहता है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। दोनों गवर्नमेंट एक ही लोगों पर रूल करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं हूं तो हम बिहार से हैं, ये पहली चीज है, तो बिहार गवर्नमेंट मेरे ऊपर रूल कर रही है। और दूसरा हम इंडिया से हैं तो हमारे ऊपर मोदी जी भी रूल कर रहे हैं। तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट रूल करेगी हमारे ऊपर, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके पास अलग पावर है जो कि मेरे ऊपर अप्लाई होगा, और मोदी जी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके पास अलग पावर है, वो अलग उनका पावर अलग अप्लाई होगा हमारे ऊपर। तो ये चीज पूरा क्लियरली मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके पास कौन कौन सा ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, उनका क्या क्या कार्य क्षेत्र होगा, किस पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और किस पर पावर जो दूसरे लेवल का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास है। भैया चलो बहुत अच्छी बात है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर तो मैंने डिवाइड कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कहीं मान लो अब तुम बोल रहे हो कि हम पावर डिवाइड कर दिए, कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हमारे साथ झगड़ लिए स्टेट गवर्नमेंट वाले के साथ तो क्या होगा? अरे भैया इसकी भी व्यवस्था है। थर्ड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी थर्ड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसमें क्या कहता है, जो ज्यूरिसडिक्शन डिवाइडेड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीज कि किस चीज पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगा, किस चीज पर पावर स्टेट गवर्नमेंट को रहेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब जैसे देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ये गारंटीड सही है, ये आप कैसे समझ सकते हो? आप जाके बुक पलटोगे, बुक में आपको मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ अक्षय सर ने जो पढ़ाया है वो सही है। उसी तरीके से जो बात देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल गारंटीड है। तो फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इसलिए जो बोथ टीयर ऑफ गवर्नमेंट है उसके ज्यूरिसडिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा भैया चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें तो मेंशन है। अगर मान लो कि कभी हम दोनों का लड़ाई हो गया तो पावर को लेकर आप बोलोगे ये मेरा है, ये अधिकार क्षेत्र मेरा है, तब क्या होगा? अरे भैया इसकी भी व्यवस्था है। फेडरलिज्म का अगला फीचर्स कहता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बीच में अगर कभी लड़ाई हो जाता है ना, वहां पर एक अंपायर साहब आते हैं। अच्छा कभी क्रिकेट खेले हो? क्रिकेट में बॉलर जब बॉल फेंकता है ना, एलबीडब्ल्यू, आगे चलो थोड़ा एलबीडब्ल्यू हो रहा है, बॉलर कहता है आउट, तो अंपायर डिसीजन लेता है। बिल्कुल उसी तरीके से इन केस ऑफ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसके पास अपना अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर। अच्छा हम स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते, मतलब कोई भी जो एपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट भी स्टेट के मामलों को देख सकती है। तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द फोर्थ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट both state level of government and central level of government, the apex court will act as an umpire। चलो भैया ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कहावत तो सुना ही होगा कि ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पावर तो दे दिए हो स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन जब उसको पैसा ही नहीं मिलेगा तो भैया कौन सा पावर? अच्छा हाँ, अरे है ना फिफ्थ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में इसकी भी व्यवस्था है। फिफ्थ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म ये कहता है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू विल बी क्लियरली स्पेसिफाई दैट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल गेट हाउ मच रेवेन्यू। यानी कि जो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी रेवेन्यू समझते हो, अरे भाई जो देश में वो टैक्स वगैरह जो कलेक्ट किया जाता है ना, उसको कहा जाता है रेवेन्यू। तो जो भी रेवेन्यू मिलेगा ना, लोगों से जो भी पैसा आएगा उसमें फिक्स कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कहा चलो ये हिस्सा मेरा,
ये हिस्सा तुम्हारा, तुम भी खुश, मैं भी खुश। इसको कहा जाता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। So source of revenue is clearly specified between the central and the state level of government so that they can enjoy their financial autonomy. अच्छा, ये थोड़ा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, मैं अभी बताता हूं, समझाता हूं। जैसे आप एक एग्जाम्पल मानो कि आपको आपके दोस्त जा रहे हैं बाहर थोड़ा समोसा वगैरह कुछ, तो आपको 100 रुपए चाहिए भाई। अब आप जाके अपनी मम्मी को कहोगे कि मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए। मम्मी बोलेगी क्यों चाहिए? आप बोलोगे समोसा का नाम तो नहीं भी मिल सकता है, तो आप बोलोगे वो एक बुक है, वो बुक मंगवाना है। अब मम्मी बोलेगी हाँ बेटा टेंशन मत लो, मैं पापा को बोल के मंगवा दूंगी। आपका तो अंदर से मोह मोह हो जाएगा, है ना? तो अभी समझो 100 रुपए आप पे खर्चा हो रहा है, फाइनेंशियली 100 रुपए आपको मिल सकता है, लेकिन आपके पास ऑटोनॉमी नहीं है, उस 100 रुपए को खर्च करने का अधिकार नहीं है आपके पास। उसी तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट को अलग पैसा मिलेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी अलग पैसा मिलेगा, तो उस पैसे को खर्च करने का अधिकार, पावर है उनके पास, उसके पास पैसा खर्च करने का अधिकार रहेगा। तो इस तरीके से जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो भी खुश और नीचे वाले भी खुश। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं जो यहां पर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में अगले फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये सब देखो, ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड रहना चाहिए, सबके पास अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, यानी अपना अपना पावर होना चाहिए, वो पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए। अच्छा चलो, कभी लफड़ा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट है देश में, वो अंपायर की तरह वहां एक्ट कर लेगी। फिर बात हुआ भाई पैसे का, तो पैसे के बाद पर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली भाई डिवाइड कर लो। ये भी बहुत अच्छा, सुन के कितना अच्छा लग रहा है। ये सब फेडरलिज्म में ये सब क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है क्योंकि फेडरलिज्म जो है ना वो अपने डुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है। अच्छा, डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सबसे पहला सेफ गार्ड एंड यूनिटी। सबसे पहले देश में सेफ गार्ड लाना चाहता है। अच्छा, ये सेफ गार्ड क्या है? सेफ गार्ड का मतलब है सिक्योरिटी। किसका सिक्योरिटी? क्योंकि देश में तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग रिलीजन और कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो लोग, उन लोगों का जो कम्युनिटी है उनका अपना कल्चर है, तो उस कल्चर, वो कल्चर उनका प्रिजर्व रहे, वो कल्चर उनका सिक्योर रहे, इसके लिए पावर तो उनके पास होना चाहिए ना। तो जैसे ही पावर डिवाइड किया जाता है वो अपना कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सेफ है। हेंस फेडरलिज्म का एक फीचर्स जो है वो सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड यूनिटी। अब आप सोच के देखो, देश में जितने भी रिलीजन वाले हैं, जितने भी कम्युनिटी वाले हैं, सबको पावर है, वो अपना अपना रिलीजन और कम्युनिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सब खुश रहेंगे, तो सब यूनाइट रहेंगे। और जैसे ही सब खुश रहेंगे और यूनाइट रहेंगे, तो डुअल ऑब्जेक्टिव जो है फेडरलिज्म का, जिसमें दूसरा है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, वो अचीव हो जाएगा। डुअल ऑब्जेक्टिव फिर से अभी ध्यान करो, डुअल ऑब्जेक्टिव बताया ना, पहला चीज क्या है उसमें? पहला चीज है कि जो सेफ गार्ड है उसको प्रमोट करना, सबके पास पावर रहेगा, सब अपना अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है वो सेफ रहेगा। और दूसरा, फिर वो खुश रहेंगे तो यूनाइट रहेंगे। इससे क्या होगा? जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट करने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो 2 क्षेत्र है, कौन सा? एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी। ए में मान लो कि चलो जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, दूसरे में आप देखो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, तो अब उन दोनों लोगों को एक साथ मिला करके रखना जहां दोनों खुश हों, तो उसको कहा जाता है रीजनल। रीजनल मतलब क्षेत्र, एक तरफ हिंदी भाषी, दूसरे क्षेत्र में बंगाली भाषी, तो ये हुआ रीजनल। और अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, तो एक क्षेत्र में तो हिंदी बोली जाती है, एक में बंगाली बोली जाती है, डाइवर्सिटी भी है, तो इस रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, उसी को कहा जाता है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो देखो फेडरलिज्म कितने सारे फीचर्स अपने साथ लेके आता है, लेकिन ये पता है ये सब कब हो पाएगा? इतनी सारी प्रोविजंस तो लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये सब कैसे सक्सेस हो पाएगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है
कैसे ये हो पाएगा? तो इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच आपस में ना म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। दोनों का एक दूसरे पर एक ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि एग्रीमेंट टू लिविंग टुगेदर, सहमति होनी चाहिए कि चलो थोड़ा पावर तुम्हारे पास है, कुछ पावर मेरे पास है, हम दोनों एग्री करते हैं, तुम्हारा पावर तुम प्रैक्टिस करो, हमारा पावर हम प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरीके से हम दोनों एक साथ। तो ये जो 7-8 मैंने बताया ना, ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है। 1 मिनट में बताऊं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म फिर से फटाफट। सबसे पहले क्या आया? पावर जो है वो 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड होना चाहिए। दूसरा, इस टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, पावर क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। तीसरा जो है वो ज्यूरिसडिक्शन तो दे दिया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ हो गया कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, दोनों के बीच में कभी अगर कुछ इधर उधर हो गया, सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर। बहुत अच्छा है। फिर बात हुआ पैसे का, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू को अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये पैसा तुम रखो, ये हम रखेंगे। फिर उसके बाद हुआ डुअल ऑब्जेक्टिव्स, बोला एक तरफ सेफ गार्ड और यूनिटी और दूसरी तरफ अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, सबको एक साथ रखना। लेकिन ये सब कब सक्सेस हो पाएगा? ये सब तभी सक्सेस हो पाएगा जब गवर्नमेंट का, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, और दूसरा वो एग्रीमेंट टू लिविंग टुगेदर, एक सहमति बन पाएगी कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक नीचे कमेंट कर देना। बस अब थोड़ी देर में ही ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। ये जो फेडरलिज्म है ना, ये कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इसका हिस्ट्री क्या है? तो देखो, जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरलिज्म है, ये 2 तरीके से, इसके 2 रूट्स हैं। इसको आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बेसिकली 2 रूट्स हैं फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने के। फेडरलिज्म में पावर तो शेयर होता ही है, लेकिन 2 तरीके से होता है। पहले तरीके में क्या होता है कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं, यानी कि जो अलग अलग टायर है या अलग अलग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट है, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो सब एक साथ आते हैं और आकर के एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। तो जब बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आकर के और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर। क्या कहा जाता है उसको? फटाफट बोलो, नीचे कमेंट करो। कमिंग टुगेदर। जैसे एग्जाम्पल में अमेरिका जिसको कहा जाता है ना यूएसए, तो यूएसए जो है वहां पे कमिंग टुगेदर फॉर्म फेडरल गवर्नमेंट है वहां पर। अच्छा, इसके अलावा 3 और है, सॉरी इसके अलावा 2 और है। एक यूएसए है, उसके बाद स्विट्जरलैंड आपको मिलेगा और एक ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। 3 नाम है जो आपको ध्यान में रखना है कमिंग टुगेदर में। बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आई, एक साथ आकर के एक बड़ा यूनिट बनाई, तो उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें आता है 3, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अरे टेंशन मतलब, मैं अभी यही याद करा दूंगा। देखो यूएसए में ध्यान से देखो, इसी में सब कुछ खजाना पूरा इसी में छुपा है। यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड और ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। बोला था ना खजाना यही छुपा है। तो यूएसए में तीनों एक में ही आ जाएगा। यूएसए याद रखना है, खुद एक यूएसए कमिंग टुगेदर में है। कोई पूछे कमिंग टुगेदर क्या है, तो बहुत सारा स्टेट्स सब आएंगे और आपस में आकर बड़ा यूनिट बनाएंगे। वहां पे सारे स्टेट्स के पास बराबर बराबर पावर होता है, कोई उसमें कोई कटौती नहीं होती है, बराबर पावर होता है। दूसरा होता है, दूसरे फॉर्म ऑफ जो दूसरा सेकेंड रूट ऑफ फेडरलिज्म है, उसमें क्या होता है कि जो कंट्री है, कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कुछ पावर देती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, उसको कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर। कैसे, देखो अभी समझो।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो ये हाथ है ना हमारा, इस हाथ में आप ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से। सपोज अगर ये वाला पोर्शन नहीं हो तो क्या हम किसी चीज को ऐसे होल्ड कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच के देखो, जैसे मान लो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको थोड़ा थोड़ा पावर दिया, लेकिन मेन पावर तो इसके पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबको कंट्रोल कर रही है, होल्ड करके रख रही है। इसलिए इसको कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। तो ये दो रूट है। होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा कम पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले, जबकि कमिंग टुगेदर में सारे स्टेट्स के पास इक्वल इक्वल पावर होता है। वो सब आकर के एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जनरली। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके मन में आएगा कि कमिंग टुगेदर में सबके पास बराबर बराबर पावर क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है क्योंकि सब अपनी अपनी सिक्योरिटी और सोवर्निटी उसको वो बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं। भाई सुरक्षा तो सबको चाहिए, बगल वाले को ज्यादा पावर मिलेगा, कोई ठीक है रात को उठ के अटैक कर दिया तो मामला तो बिगड़ सकता है ना। सब अपने अपने हिसाब से सोचता है, तो वहां कमिंग टुगेदर चलता है। अब जैसे हमारे यहां इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। होल्डिंग टुगेदर में भी 3 नाम याद रखना है आपको। अच्छा कोई टेंशन नहीं लो, अभी तुरंत खजाना दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा। होल्डिंग टुगेदर में आपको 3 नाम याद रखना है। SBI, S स्टैंड्स फॉर स्पेन, B स्टैंड्स फॉर बेल्जियम और I स्टैंड्स फॉर इंडिया। SBI बैंक बहुत फेमस है, बस SBI याद रखो। इधर USA याद रखो, इधर कमिंग टुगेदर हो गया, कमिंग टुगेदर, और इधर हो गया ये SBI में होल्डिंग टुगेदर। बस आपको इतना याद रखना है। तो SBI स्टैंड्स फॉर स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। तो आई होप आपको ये जो होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है ना, अगर समझ में आया हो, नीचे कमेंट जरूर से करना। ठीक है, शेयर करना होगा करना, ना करना होगा ना करना, ठीक है, बट एक कमेंट जरूर डाल देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।